वेलकम बैक। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान सीज फायर पर आमादा हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि रियासत की हकमियत और मुल्क की सालमियत को यकीनी बनाया जाएगा। मुज़ाकरात आइन के मुताबिक हो रहे हैं। पेशरफ्त के मुताबिक फायरबंदी में तोसी होगी। अफगान अबूरी हुकूमत ने मुज़ाकरात में किरदार अदा किया। जो मुज़ाकरात तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे। रियासत की हकमियत, मुल्की सलामती, मुतल्लिका इलाकों के अमन, मुआशरती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को मलहूज़ खातर रखा जाएगा। मुज़ाकरात की पेशरफ्त को सामने रखते हुए सीज़ फायर यानी फायरबंदी में तोसी होती जाएगी। इन मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान की अथॉरिटीज़ यानी जो अबूरी हुकूमत है उन्होंने सहूलतकार का किरदार अदा किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सदर और वज़ीर आज़म कौन होते हैं कि वो पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर अपने तौर पर आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों, कौमी क़यादत और फौजी जवानों को शहीद करने वाली कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की भीख मांगें। वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा की बयानबाजी है TTP से मुज़ाकरात करने पे कि जहां किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया तो कौन होता है सदर पाकिस्तान या वज़ीर ख़जाना कि वो भीख मांगते हुए तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसने हमारे फ़ौजी सिपाहियों को शहीद किए, हमारे कौमी क़यादत को शहीद किए, हमारे APS के बच्चे को शहीद किए, ये कौन होते हैं कि अपने तौर पे ये फैसला करना, किसी से इंगेज करना। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती ने पाकिस्तान की जानिब से बरादर अफगान आवाम की हिमायत और तायद जारी रखने का अज़्म दोहरा दिया। कमेटी ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती के उमूर पर शुरका को ब्रीफिंग दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास हुआ। इजलास के बाद जारी इलामिये में कहा गया कि आला अस्करी हुकाम ने मुल्क की सियासी व पार्लिमानी क़यादत, अराकीन कौमी असम्बली व सेनेट, सूबाई व आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत को अहम खारजा अमूर, दाखिली सलामती, अंदरूनी व बैरूनी चैलेंजेस, खित्ते में वकूअ पजीर होने वाली तब्दीलियों, खसूसन तनाज़ा कश्मीर और अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल के हवाले से जामे ब्रीफिंग दी। इजलास के शुरका को बताया गया कि पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में पुरखलूस तौर पर मस्बत और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। पाकिस्तान इस अमर पर यकीन रखता है कि अफगानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेकाम खित्ते में अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। शुरका को मजीद बताया गया कि पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि मौजूदा हालात किसी और इंसानी व माशी बहरान को जन्म न दें जो अफगान अवाम की मुश्किलात में इजाफे का बायस हूँ, और इस सिलसिले में पाकिस्तान आलमी बिरादरी के साथ मुसलसल राब्ते में है। इस उम्मीद का भी इजहार किया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इजलास में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर बॉर्डर कंट्रोल के निजाम के बारे में भी बताया गया। सियासी व पार्लिमानी क़यादत ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया और अफगानिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इनकी राय में ऐसे इजलास न सिर्फ अहम कौमी अमूर पर कौमी इत्तफाक की राय की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं बल्कि मुख्तलिफ कौमी मौज़ूआत पर हम-आहंगी को तक़वियत देने का भी बायस बनते हैं। सियासी और पार्लिमानी क़यादत ने कौमी सलामती कमेटी इजलास की ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि इजलास में बड़ा ज़बरदस्त माहौल था, ऐसा होते रहना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि शुरका को अफगानिस्तान समेत दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई, हुकूमती नुक्ता नज़र से आगाह किया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, सवालों के जवाब अच्छे तरीके से दिए गए। बड़ा जबरदस्त माहौल था, ऐसा होता है रहना चाहिए माहौल। अच्छा सर, TTP से मुतालिक सर क्या फैसला हुआ सर? कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तो बताया कोई फैसला नहीं हुआ किसी चीज के बारे में। अच्छा सर, एब्सोल्युटली नॉट से मुतालिक कोई बात हुई? कोई बात नहीं हुई भाईजान। ऑपोजिशन के कायदीन को एतमाद में लेना हमारा मकसद था, उन्हें एतमाद में लिया गया, पूरी सूरत हाल से आगाह किया गया। तफसीलात क्योंकि इन कैमरा सेशन की बाहर की नहीं जा सकती, उसका मैं पाबंद हूँ। बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी और बड़े अच्छे माहौल में सवाल जवाब हुए और आई थिंक इट वेंट वेरी वेल। मसला है अफगानिस्तान 40 साल आया और कश्मीर का मसला 74 साल आया। अगर इसकी यहाँ फिक्र हुई है और बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू हुई है पूरी शरह और बस के साथ।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कनाडा के नायब वजीर खारजा ने मुलाकात की। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी, ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की गई। ISPR की तरफ से जारी एलामिये के मुताबिक मुलाकात के दौरान दो तरफा ताउन, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अफगानिस्तान के हवाले से उमूर का जायजा लिया गया। कराची कोर में कमान की तब्दीली। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने कराची कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद के हवाले की। ISPR की तरफ से जारी एलामिये के मुताबिक कमांड की तब्दीली की तकरीब कराची हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुई, जिसमें कराची कोर की कमांड जनरल नदीम अहमद अंजुम ने जनरल मोहम्मद सईद के हवाले की। वाज़ेह रहे कि जनरल नदीम अहमद अंजुम 20 नवंबर को बतौर DGISI चार्ज संभालेंगे। वेलकम बैक। गुजरांवाला में तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के कारकुनान ने धरना खत्म कर दिया। TLP के कारकुन गुज़िश्ता 11 रोज से वज़ीराबाद में मौजूद थे। तहरीक-ए-लबैक की मजलिस-ए-शुरा के मुताबिक हुकूमत के साथ मुआहदे की 70% शराइत पर अमल दरामद हो गया। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की मजलिस-ए-शुरा के अरकान ने वज़ीराबाद में धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। शहबाज शरीफ से कलअदम तहरीक से खुफिया मुआहदे से मुतालिक सवाल हुआ तो अपोजिशन लीडर जवाब में बोले, हुकूमत पार्लिमान में आकर बताए हर चीज खुफिया है, हुकूमत बताए क्या मुआहदा किया है। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक कर दी। R और DIR को SOSD बनाते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला भी कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें NA-75 डस्का से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने दोनों इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक कर दी। इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी भी कायम कर दी। एक बार फिर माफिया की गर्दान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुक्काम को चीनी माफिया को लगाम देने की हिदायत कर दी। कहते हैं मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूरियां मिटने लगी, हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन फिर से करीब आने लगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिज़्ब इख्तिलाफ के मुश्तरका इजलास में शिरकत। कहा, कप्तान सरकार गरीब की दुश्मन है। कभी प्रेशर ग्रुप बनाए जाते हैं, कभी हुकूमत गिराने की धमकी, तो कभी चीनी छुपाकर स्टे ऑर्डर के पीछे छुपा जाता है। एक तरफ अकेला इमरान खान खड़ा है और दूसरी तरफ तमाम माफिया इकट्ठा हो चुका। वामन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट कर दिया, लिखा, जब से इमरान खान की हुकूमत आई माफिया हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि उसे नाकाम करे। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने सिंध हुकूमत पर शुगर मिल्स के साथ गठजोड़ का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि रवां साल एक बार फिर सिंध हुकूमत गन्ने की क्रशिंग में ताखीर कर रही है। सिंध हुकूमत शुगर मिल्स के साथ गठजोड़ करके चीनी की कीमत में इजाफा कर रही है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कहते हैं कि मुल्क में महंगाई नाच रही है, मौजूदा हुकूमत बेबस हो चुकी, अगर एहतसाब न हुआ तो चल चलाओ की सियासी सूरत हाल जारी रहेगी। हुकूमत नाकाम हो गई है, बेबस हो गई है। आपकी तबाही और बर्बादी के लिए आपके आस्तीनों में मौजूद, आपकी ईवानों में मौजूद ये आस्तीन के काम साम कापी है, जिन्होंने आपको लूटा है, जिन्होंने आपको निचोड़ा है। पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत है। इस मुल्क में 7 करोड़ से ज्यादा लोग खत गुर्बत से नीचे गुजारने पर मजबूर है। अगर एहतसाब नहीं होता है तो चल चलाओ की सियासत इसी तरह जारी रहेगी। जमात इस्लामी ने पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सिराजुल हक ने पनामा लीक्स केस में ही मुतफरिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि मुल्क की दौलत लूटने वालों का एहतसाब किया जाए। पेंडोरा पेपर्स पनामा लीक्स का तसलसल है। पेंडोरा पेपर्स में भी पनामा लीक्स की तरह बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। कराची के इलाके मलीर मेमन गोट में शिकार से रोकने पर नौजवान के कत्ल में मेंबर सूबाई असम्बली जाम अवैस समेत 3 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ा तौसी कर दी गई। मुकदमे में 2 मुल्जिमान मफरूर हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मुबश्शिर खोखर के कत्ल केस में पुलिस ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दिया गया। चालान में नाजिब कर मरकजी और मुंसिफ को शरीक मुल्जिम नामजद कर दिया गया है।
سابق کمشنر کراچی روشن علی شیخ اور دیگر ملزمان کی ضمانت کیس سپریم کورٹ نے نیب کو اضافی دستاویزات جمع کروانے کی مہلت دے دی۔ سابق کمشنر کراچی روشن علی شیخ اور دیگر ملزمان کے ضمانت کیس کی سماعت کے دوران ملزمان کے وکیل نے کہا کہ ترمیمی آرڈیننس کے بعد اختیارات کے ناجائز استعمال کے مقدمات نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں۔ نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر نے طلباء کی ویکسینیشن کے لیے اسکول انتظامیہ اور والدین تک رسائی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اجلاس ہوا، جس میں ملک بھر میں ماس ویکسینیشن سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ موذی وبا کی نشاندہی کے بغیر قابو پانا ناممکن، وفاقی دارالحکومت میں ہی جعلی کورونا ٹیسٹ رپورٹس بنائے جانے کا انکشاف ہو گیا۔ بیرون ممالک جانے والوں کو 3 مشہور لیبز بغیر ٹیسٹ کیے ہی نیگیٹو رپورٹس بنا کر دے رہی تھیں۔ اندھا ہے پر گندا ہے، پیسے کی خاطر ملک کا نام ہی داؤ پر لگایا جانے لگا۔ شہر اقتدار میں ہی بڑے بڑے نام مکروہ فعل میں ملوث نکلے۔ 2 ہفتوں کے دوران 11 ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ کو معطل کر دیا گیا۔ ڈی این اے ڈگر لیب، اسلام آباد ہیلتھ کیئر لیب اور سٹی میڈی کیئر کورونا کی جعلی رپورٹس تیار کرتی تھیں۔ الفتح میڈیکل سینٹر اور طارق ڈینٹل کلینک صفائی کے ناقص انتظامات پر خدمات معطل کروا بیٹھی۔ خلیل کلینک اینڈ کلینیکل لیب، ٹوتھ ڈیزائنر اسماعیل ڈینٹل کلینک کو بے ضابطگیوں پر معطل کر دیا گیا۔ نعمان میڈیکل سینٹر اور کلینکس اینڈ ڈائگنوسٹک اسپتال بھی زائد المیعاد لیب ری ایجنٹس، اہل عملے کی عدم موجودگی اور مناسب ویسٹ مینجمنٹ سسٹم نہ ہونے کے باعث معطل کر دی گئیں۔ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر قائد سعید کہتے ہیں، ان ضمیر فروش مافیا کی وجہ سے برطانیہ نے ہمیں ریڈ لسٹ پر رکھا، اب مزید کسی صورت میں بھی ان کی دال نہیں گلنے دیں گے۔ فیک رپورٹ جو ہیں بڑا ملک کا نام خراب کر رہی ہیں۔ جب یہ لوگ باہر جاتے ہیں کینیڈا، امریکہ یا انگلینڈ، اور وہاں جا کر پکڑے جاتے ہیں، اور جب وہاں پتہ لگتا ہے کہ یہ فیک رپورٹ تھا تو ہمارے ملک کا بڑا نام بدنام ہوتا ہے، اور ایک بار پھر ان کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ان کو فائن کیا جائے گا، اور اگر یہ اس کے بعد بھی نہ سنبھلے تو ہم ان کو مکمل سیل کر دیں گے۔ ذرائع کا ماننا ہے کہ اب بھی اسلام آباد میں کئی اور پرائیویٹ لیبز پیسے کے عوض جعلی کورونا رپورٹس بنا کر بیرون ممالک جانے کے خواہشمندوں کو آسان راہ دکھا رہی ہیں۔ پاکستان دنیا کے چند ہی ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے اپنی بہترین حکمت عملی کی بدولت اس موذی وبا پر کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے۔ تاہم کورونا ٹیسٹ کی جعلی رپورٹ بنانے والا مافیا پاکستان کو عالمی سفری پابندیوں کی لسٹ پر ڈال سکتا ہے، جس کا سدباب وقت کی اشد ضرورت ہے۔ کیمرامین ارشد ستی کے ساتھ سجاد کاظمی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت پر مبنی کتابوں کی تقریب رونمائی ہوئی۔ مقررین کہتے ہیں کہ خوشحال پاکستان کے لیے سیاسی اور معاشی استحکام ضروری ہے، بہتری کے لیے تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ شہر اقتدار میں منعقدہ تقریب میں مختلف شعبوں کے ماہرین نے شرکت کی۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا اور نذیر مہر کا کہنا تھا کہ ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے، غریب پر بوجھ نہ ڈالا جائے، مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ جس مشکلات سے پاکستان گزر رہا ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ زیادہ غریب عوام پہ پڑ رہا ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ انصاف ہو۔ کون سے میکینزمز اور پروسیسز ہونے چاہیے تھے پالیسی اور لا کی لیول پر جن کو بہتر کیا جانا چاہیے تھا اور وہ نہیں ہو سکے۔ ان چیزوں کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ آسانی ہوگی کہ ہم مستقبل کا ایک ایکشن پلان یا لاہ عمل بنا سکیں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ایسی تقاریب وقت کی ضرورت ہے، مسائل کا حل نکلنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے کہ ملک مستفید ہو سکتا ہے، اس سے ایک قسم سے جمہوریت بھی جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ جو مسائل ہیں ملک کے مسائل ہیں، معاشی اور معاشرتی اور قانونی وغیرہ، یہ سیاسی، یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو بار بار بحث میں لانے چاہیے۔ تقریب کے اختتام پر سول سوسائٹی کے نمائندگان، ماہرین معیشت و تعلیم اور تھنک ٹینکس کے درمیان سیر حاصل گفتگو ہوئی، جس میں ملک کو درپیش مختلف مشکلات پر روشنی ڈالی گئی۔ کیمرامین ارشد ستی کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز، اسلام آباد۔ وزیراعظم عمران خان سے OIC کے نمائندہ خصوصی کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے مقبوضہ آبادی میں بھارتی مظالم سے وفد کو آگاہ کیا۔ وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کا موقف دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر OIC اصولی موقف رکھتا ہے۔ بھارت میں مسلمان ہونا جرم بن گیا۔ ریاست تری پورہ میں مسلمان شہری کو بدترین تشدد کر کے شہید کر دیا گیا۔ گاؤں کمال نگر میں RSS کے غنڈوں نے مسلمان شہری پر گائے چوری کا الزام لگا کر پہلے بدتمیزی کی اور پھر بہیمانہ تشدد کر کے اس کی جان لے لی۔
T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से कबल इंग्लिश टीम को धचका लग गया। इंग्लिश टीम के ओपनिंग बल्लेबाज वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से कबल इंग्लिश टीम के ओपनिंग बैट्समैन जेसन रॉय इंजरी के सबब वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। जेसन रॉय जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पिंडली की इंजरी का शिकार हुए थे। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।